नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास चुनावी कार्यक्रम में। मैं हूं दीपक मिश्रा, जिसका नाम है 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की, और इलेक्शन टुडे में आज की प्रमुख खबर है प्रेशर पॉलिटिक्स। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा के पहले यह मामला कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं बीजेपी उमंग सिंघार के बहाने कांग्रेस को घेरने में जुटी है। राहुल की यात्रा से पहले सिंघार पर एफआईआर, कांग्रेस विधायक पर लगा रेप का आरोप। कांग्रेस बोली ये प्रेशर पॉलिटिक्स। बीजेपी ने राहुल गांधी से मांगा जवाब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एमपी में आने से पहले ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी कथित पत्नी ने रेप का केस दर्ज कराया है। हालांकि उमंग सिंघार ने एक बयान जारी कर इसे षड्यंत्र बताया है। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया, करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। सिंघार के बहाने बीजेपी ने गुजरात चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा को फोकस कर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगा है। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा पहले से ही ऐसा रहा है, चाहे सरला मिश्रा कांड हो, चाहे नैना साहनी कांड हो, या और भी कोई कांड हो, हर समय कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को पीड़ित किया ही है। तो उनके बंगले पर ही महिला ने सुसाइड किया था, इससे पहले भी उन पर इल्जाम है। बहुत सारी महिलाएं ये बात कह चुकी हैं कि वो उनको शादी कर चुके हैं। मामला बहुत गंभीर है और राहुल गांधी को स्वयं को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। वो इतनी बातें कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, कभी किसी बेटी को गले लगाने, किसी को महिला को गले लगाने की बात करते हैं। अब उनके ही किचन कैबिनेट के साथी ये कर रहे हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा। ये बीजेपी दबाव बना रही है। वो बहन जिसके साथ अन्याय हुआ है वो न्याय लेने के लिए जाकर के थाने में खड़ी है। जो बहन ने आत्महत्या कर ली उसके परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं वो भी न्याय मांग रहे हैं। और वो मोरवाल क्या नाम है, उज्जैन के जो विधायक मुरली मोरवाल के बेटे ने तो किस प्रकार से वो बेटी आज तक न्याय मांग रही है। अरे कांग्रेसियों, थोड़ा तो मुझे लगता है कि ईमान और धर्म है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, अब दिग्विजय सिंह जी को तो खैर आप कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी मैं आपसे जरूर अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें भी समर्थन करना चाहिए। नहीं तो जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि इस प्रकार की सीनाजोरी और हमारी महिलाओं पर आक्रमण करने का काम आपके लोग फिर इस प्रकार से कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक। उमंग सिंघार को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी राहुल की यात्रा से पहले उन्हें घेर रही है। वहीं कांग्रेस इसे प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़ रही है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस विधायक टूटेगा नहीं। क्या है कि इस समय राहुल गांधी की जो कन्याकुमारी कश्मीर तक की पदयात्रा चल रही है, इसमें जिस तरह से एंट्री में स्वागत की जो खबरें आ रही हैं उससे बीजेपी परेशान है और बहुत से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो नहीं होने पर वो इस तरह के फर्जी मामले दर्ज करा रहे हैं। एक साल पहले भी सिंघार की महिला मित्र सोनिया भारद्वाज की खुदकुशी मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था। उस वक्त आरोप था कि उमंग सिंघार ने सोनिया को आत्महत्या के लिए उकसाया है। हालांकि अब कांग्रेस विधायक पर रेप का गंभीर आरोप लगा है और इसका असर राहुल गांधी की यात्रा पर कितना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
तो आप जानते हैं कि सियासत में खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को हम ठीक से ना समझ लें, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, उमंग सिंघार पर जो आरोप महिला ने लगाए हैं दुष्कर्म के, इसकी टाइमिंग मैं देख रहा हूं बेहद खास है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है, उमंग सिंघार कह रहे हैं कि यह षड्यंत्र है, बीजेपी घेर रही है, और ऐसे ही आज बड़ी खबर आ जाती है कि प्रियंका गांधी भी इस दौरान उनके साथ शामिल होगी। प्रियंका गांधी का शामिल होना कितना गति दे पाएगी इस यात्रा को? देखिए, टाइमिंग की बात आपने की है तो बिल्कुल ये सही बात है कि इस प्रियंका गांधी की जो खबर आई है कि वो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी, तो इसका टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें दो एंगल हैं, एक तो गुजरात चुनाव, दूसरा मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। अगर हम गुजरात चुनाव के लिहाज से समझे तो ये वही टाइम होगा दीपक, जब गुजरात में वोट डाले जाएंगे 1 और 5 दिसंबर को, और वही टाइम है जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मध्य प्रदेश की यात्रा पर होंगे। तो हालांकि वो गुजरात में नहीं होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, लेकिन यहाँ से जो माहौल बनेगा उसका असर सीधे गुजरात चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो बयानबाजी होगी और जिस तरह से एग्रेशन दिखाया है पिछले 2-4 दिनों में राहुल गांधी ने, उससे ये समझा जा सकता है कि ये एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। और प्रियंका गांधी जब आकर मिलेंगी तो हम बीजेपी में डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस में डबल इंजन बनेगा, क्योंकि प्रियंका और राहुल साथ में होंगे और पूरे परिवार के साथ वो आने वाली हैं। तो एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि पूरा गांधी परिवार या पूरी कांग्रेस राहुल के साथ है। तो ये टाइमिंग का बड़ा महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टार कैंपेनर हैं प्रियंका गांधी, आधी आबादी उनसे प्रभावित रहती है, तो ये मध्य प्रदेश की लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी, अब इस पे पूरा हम कह सकते हैं यात्रा का पीक है, ये बीच में है यात्रा, और इस समय कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इसको हाइप मिले। और जिस तरह से बीजेपी भी ये समझ रही है, और आपने देखा होगा दीपक कि पिछले 3-4 दिनों में कम से कम 3-4 मुद्दे ऐसे मध्य प्रदेश में उठे हैं यात्रा आने के पहले ही, जिन्होंने काफ़ी राष्ट्रीय खबरों में भी स्थान बनाया हो, चाहे फिर वो कमलनाथ जी का केक काटने वाले की खबर हो या उनको धमकी मिलने वाली बात हो, और आज ये उमंग सिंघार वाला मामला हो। तो ये पूरा फोकस, पूरी सियासी खबरों का फोकस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रहने वाला है, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने लिहाज से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश में जितनी भी अभी बयानबाजी हुई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बुनियादी मुद्दों पर लोगों को इस यात्रा को टिका पाएगी, जो कि उसकी कोशिश शुरू में लग रही थी कि एक एजेंडा सेट किया जाए, एक नैरेटिव सेट किया जाए मध्य प्रदेश में और उस पर चला जाए। लेकिन अब ये मामला पूरा उलझता जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने सावरकर की बात की, और आज वीडी शर्मा के आपने बयान सुना होगा कि हम जरूर पूछेंगे राहुल गांधी से वीडी शर्मा का, हर बीजेपी का कार्यकर्ता कहेगा मैं सावरकर। तो ये इस यहाँ पे कहीं पर उलझेगी चीजें, मुद्दे गलत दिशा में जाएंगे, और इस आने वाले दिनों में ऐसी कई बयानबाजी आप देख सकते हैं, और भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे इस यात्रा में। और प्रियंका गांधी का आना एक बड़ी खबर है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो 3 दिनों के लिए होंगे, लेकिन ये भी खबरें हैं कि वो पूरे समय रह सकती है। तो ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, और पूरे देश की निगाह अब मध्य प्रदेश पर होगी अगले 12-13 दिनों में, और गुजरात का चुनाव साथ में चलेगा। तो अगला नवंबर का आखिरी और दिसंबर का शुरुआत आप काफ़ी हॉट रहने वाला है मध्य प्रदेश में। ठंड कितनी भी हो, लेकिन काफ़ी गर्मी होने वाली है सियासत में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही विश्लेषण किया, और मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी, इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि महाराष्ट्र में अब तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस यात्रा को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कितना असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। और चलिए, अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी विधानसभा जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की विधानसभा 4 की, जहां बीते 3 दशकों से बीजेपी का परचम यहां लहरा रहा है। इंदौर की विधानसभा 4 बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। यहाँ से बीजेपी लगातार 6 बार से चुनाव जीतती हुई आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब यहाँ से विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ है, जिन्होंने लक्ष्मण सिंह गौड़ की विरासत को कायम रखा है। विधानसभा 4 इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। किसके दावों में कितना है दम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए बंसल न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट विधानसभा 4 से। इंदौर की विधानसभा नंबर 4 चर्चित सीटों में शुमार रही है। इस विधानसभा सीट को बीजेपी की अयोध्या भी कहा जाता है,
क्योंकि पिछले 3 दशकों से बीजेपी का परचम यहां लहरा रहा है। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर बीजेपी की विधायक मालिनी लक्ष्मण गौड़ चुनाव जीत रही है। कांग्रेस ने चेहरे बदले, रणनीति बदली, लेकिन बीजेपी के किले में सेंध नहीं लगा पाई। इस सीट से कैलाश विजयवर्गीय भी विधायक रहे और लक्ष्मण सिंह गौड़ का यहां दबदबा रहा। लक्ष्मण गौड़ के निधन के बाद उनकी पत्नी मालिनी गौड़ उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मालिनी गौड़ महापौर भी रही, लिहाजा बीजेपी महापौर और विधायक रहते हुए किए गए कार्यों की बात करते हुए फिर से जनता का साथ मिलने का दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी आगामी जो भी हमारे चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर मैदान में उतरेगी। और मैदान में उतरने का क्या, हम 24 घंटे मैदान में ही रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे मैदान में ही रहता है, तो हमको मैदान पकड़ने की जरूरत नहीं, मैदान हमने पकड़ा हुआ है। कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ को भेदने के लिए मैदान में है। लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है और दावा है कि अब की बार कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल करेगी। देखिए, सबसे पहले 4 नंबर क्षेत्र में जो बेजरूरत स्मार्ट सिटी के नाम से तोड़फोड़ हो रही है उस पर हम आवाज उठाएंगे। जो नक्शे की फीस अनशन ली जा रही है, बेचारे का जिसके आदमी की हैसियत ही नहीं, मकान कैसे बनाएगा, उस पर हम आवाज उठाएंगे। उस क्षेत्र का विकास करेंगे। गुंडागर्दी जो वहाँ पर हो रही है, दादागिरियाँ चल रही है, वो उस पर हम अंकुश लगाएंगे। कुल मिला के 4 नंबर क्षेत्र जो शहर का मध्य क्षेत्र है, इंदौर की पहचान है, कुछ ऐतिहासिक चीज इंदौर की वहाँ पर है, उसकी हम वो व्यवस्था करेंगे। और इंदौर को एक 4 नंबर क्षेत्र को जो विकास की ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम वो विकास करके दिखाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं तो जनता के भी अपने मुद्दे हैं और पूरी बेबाकी से जनता भी अपनी बात रखती है। विकास कार्य जैसे कि अभी ड्रेनेज, पानी, इनके जो विकास कार्य धीरे चल रहे हैं उनको और तेजी से बढ़ाना चाहिए। अभी बहुत कई वहाँ पे विकास कार्य अधूरे पड़े, उनको पूरा करना चाहिए और थोड़ी तेजी गति से करना चाहिए। बीजेपी के गढ़ को भेदना आसान नहीं है और कांग्रेस भी इस बात को समझते हुए पूरी रणनीति के साथ मैदान में है, जो बताता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। विधानसभा 4 को लेकर दोनों ही दल के नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना है दम, ये तो आने वाले वक्त में जनता ही तय करेगी। फिलहाल बंसल न्यूज़ के लिए जितेंद्र मकवाने के साथ अखिलेश सेन, इंदौर। और चलिए अब आपको इंदौर 4 के इस सियासी इतिहास के बारे में बता देते हैं। विधानसभा के इतिहास को जरा समझ लीजिए। ये जो सीट है जो अभी आपने देखी, इंदौर 4, यहाँ करीब 2.5 लाख मतदाता हैं। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है ये सीट, ये विधानसभा। 1990 में इस सीट से कैलाश विजयवर्गीय विधायक बने थे। उसके बाद 1993 से लगातार 3 बार लक्ष्मण सिंह गौड़, जो कि स्वर्गीय अब इस दुनिया में नहीं है, मालिनी गौड़ के पति हैं, वो लगातार विधायक रहे। निधन के बाद उनकी पत्नी मालिनी गौड़ विधायक बनी, जो 2008, 13 और 18 में चुनाव जीती। इंदौर की महापौर भी रह चुकी है मालिनी गौड़। और इंदौर में विधानसभा क्षेत्र 4 का ये गढ़, या बीजेपी के हम कहें मजबूत सीट मानी जाती है, जहां बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकता है। बोले तो नेताजी में मिलिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से। हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी, उनसे बात करते हैं बोले तो नेताजी के खास सेगमेंट में। किस तरह से 2018 में महाकौशल से कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिली थी, बड़ी जीत मिली थी, अब फिर एक बार चुनाव है विधानसभा का, तो क्या लगता है आपको महाकौशल में क्या हवाएं बह रही हैं? प्रदेश में जो एक पिछड़ापन है, सबसे पहले तो उस पिछड़ापन को हमको दूर करना है। जो नवीन सोच का एक प्रदेश बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। जो एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्टेट बनना था वो नहीं बन पाया। आज भी प्रदेश में हम जो बातें करते हैं, इतनी पिछड़ी बातें करते हैं या हवाई बातें करते हैं, उससे मुझे दुख होता है इस प्रदेश की जनता के लिए कि जो 7.5 करोड़ जनता है वो उसकी पीड़ा शायद ये सरकारें नहीं समझ पा रही हैं। और मध्य प्रदेश अगर
रियली आगे बढ़ना चाहता है, इट हैज़ टू ग्रो इनटू अ मॉडर्न स्टेट विद अ मॉडर्न आउटलुक। अच्छे इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज आने चाहिए, आईटी का हब बने, डिजिटल इंडिया का हब बने, और तमाम जो नए किस्म की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसका हब बने। तो जबलपुर के जो एक पीड़ा है, जो महाकौशल की पीड़ा है, हमको एक ट्राइबल एरिया बना दिया है। उन ट्राइबल्स का भी कोई धनी धोरी नहीं है। हम तो मेडिकल कैंप्स करते हैं, बड़े बड़े राहत मिशन रोटरी के तत्वाधान में करते हैं। हज़ारों लोग आते हैं, कई ऐसे बच्चे लोग आते हैं जिनकी सर्जरीज कई साल पहले हो जानी थी, नहीं होती हैं। हज़ारों की तादाद में लेडीज़ आती हैं हिस्टेक्टमी के लिए। तो यहाँ की हालत बहुत ख़राब है और एक नई सोच, एक नई व्यवस्था की सरकार की ज़रूरत है मध्य प्रदेश को। सब 2023 में आपका मुकाबला बीजेपी से, और बीजेपी के पास हिंदुत्व एक बड़ा कार्ड है। कितना असर डालेगा 2023 के चुनावों में हिंदुत्व, बीजेपी का ये कार्ड हिंदुत्व का कार्ड बिल्कुल नहीं लगता कि बहुत असर करेगा, क्योंकि अगर ये होना होता तो 2018 में भी होता। 2018 में तो सरकार हमने बनाई थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो तब भी ये नारा था, कोई उससे क्या असर थोड़ी हुआ। देखिए, पब्लिक चाहती है अच्छी सरकार, पब्लिक चाहती है गुड गवर्नमेंट एंड गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस तब होगा कि जब यू आर पीपल विद गुड आइडियाज। अब मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि एक नॉलेज सेंटर क्यों नहीं है देश मध्य प्रदेश में खोजते, एक नॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ क्यों नहीं बनाते। मतलब जो चीजें विश्व में हो रही हैं ये मध्य प्रदेश में या महाकौशल में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की सोच ही नहीं है, किसी का उतना बड़ा एक्सपेंसिव विचारधारा नहीं है। क्योंकि अगर हम खाली रिलीजन को लेके ही चलेंगे या कास्ट को लेके चलेंगे तो कभी हम लोगों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। हम रिलीजन और कास्ट की बात करते रहेंगे और लोग बेचारे पिछड़ते जाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें तो चेहरे, राहुल गांधी का चेहरा, दूसरा कमलनाथ जी का चेहरा, तीसरा महाकौशल में आपका चेहरा, कितने असर डालेंगे अपने अपने क्षेत्रों में ये चेहरे? मैं चेहरों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं मुद्दों पे विश्वास करता हूँ और डेवलपमेंट पे विश्वास करता हूँ। हमको अगर प्रजातंत्र को मजबूत करना है, प्रजातंत्र को बचा के रखना है, तो हमको मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको डेवलपमेंट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गवर्नेंस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पब्लिक को भी उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहिए जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, जो गवर्नेंस ओरिएंटेड हो, जो मुद्दों की बातें कर रहे हैं, जो पब्लिक जिससे पब्लिक का भला हो। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस अग्रसर आगे बढ़ रही है, वहीं बीजेपी भी अपनी तैयारियों पे है। अगली बार नए एक चेहरे के साथ फिर मुखातिब होंगे बोले तो नेताजी के इस खास कार्यक्रम में। और अब बारी है चुनावी जायका लेने की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची है खरगोन के पीजी कॉलेज, जहां युवाओं ने चाय की चुस्की लेते हुए सियासी चर्चा की। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार, और इसी को लेकर हम आज पहुंचे खरगोन विधानसभा में, जहां पर पीजी कॉलेज की कैंटीन पहुंचे। हम समझ सकते हैं कि जहां चाय की चुस्कियां होती है उसके बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें भी जरूर होती है। कैसे देख रहे हैं आने वाले 2023 के चुनाव को? 2023 विधानसभा चुनाव को है सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं 2023 चुनाव को लेकर, और काफ़ी जो वर्तमान स्थितियों को लेकर है, काफ़ी गंभीर स्थितियां हैं। आज अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सबसे बड़ा नेशनल मुद्दा है बेरोजगारी। बात करें महंगाई की, तो महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है आज की देखें तो। और हमारी बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा भी वर्तमान स्थितियों में काफ़ी कमज़ोर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो किसानों के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी महंगे महंगे खाद बीज खरीद कर ला रहे हैं लेकिन सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, तो किसानों के साथ भी नहीं। तो हमें 2023 में एक नया चेहरा चाहिए, नई जगह चाहिए, और हमको एकदम बिल्कुल नई सोच के साथ हम नए लोगों के साथ जुड़ाना चाहेंगे। सबसे मेन मोटिव मुद्दा है रोजगार। अगर रोजगार युवा के पास होगा तो वो किसी के पास जाने की इच्छा जाहिर नहीं करेगा कि किसी सरकार पास जाऊँ। अगर रोजगार होगा तो उसके बाद इनकम ऑफ सोर्स होगा। अगर इनकम ऑफ सोर्स होगा तो उसके पास पैसा होगा तो वो बेरोजगारी से उलझेगा ही नहीं। देखिए 2023 में हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो आने स्टूडेंट को बेरोजगारी हटा सके और हर स्टूडेंट को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। महिलाओं के लिए नए नियम लागू किए जाए जिसके लिए सुरक्षा हो। ऐसे बहुत से गलत कार्य हो रहे हैं और महिलाओं को इससे नुकसान भी हो रहा है बहुत सारा। इसी की नई नीति के तहत उसमें कुछ बदलाव लाया जाए और जिससे कि सभी का अच्छा हो। सरकार अभी वर्तमान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जैसे हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आने वाली सरकार ऐसी ही होनी चाहिए कि मतलब रोज़गार मिले हम युवाओं को। और
प्रचार प्रसार करने वाली नहीं, काम देने वाली, रोजगार देने वाली सरकार। सर बेरोजगारी बहुत है तो बेरोजगारी हटाए, और महंगाई भी बहुत है तो उसको भी कम करे, और स्टूडेंट पे ध्यान दें, और सरकार, नई सरकार अच्छी सोच लेके चलनी चाहिए। 2023 में जो सरकार बनेगी वो युवाओं के इस जो उम्मीदें हैं उन पर कितने खरा उतरेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फरीद शेख, बंसल न्यूज़, खरगोन। अब बारी है जन का मन टटोलने की। बंसल न्यूज की टीम ने ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा सीट में उनके मन की बात जानने की कोशिश की और जाना कि वो 2023 में क्या चाहते हैं। क्योंकि आप स्थिति देखो, आए दिन जो है वो अपन निकलते ही हैं तो सड़कों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। सड़कों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पानी भी अमृत योजना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम हुआ, उस पर भी, लेकिन उस पर भी सही तरीके से काम उस पर नहीं हुआ। उस पर महंगाई और ये सड़कें बढ़ सब बेकार पड़ी हैं। अमृत योजना गड्ढे नालियाँ खुद गई हैं, भरी नहीं गई हैं, और यही रहेगी। देखो, अपने विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा तो गंदे पानी का है। पूरे शहर में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण डॉक्टरों का भला हो रहा है। डॉक्टरों के क्लिनिकों पर तमाम भीड़ लग रही है और गंदे पानी होने के कारण सभी लोग, अधिकतर हर घर में कोई ना कोई बीमार है। और शहर की सड़कें जो हैं वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। शहर की विधानसभा में सबसे मेन मुद्दा पानी का भी है। अमृत योजना की जो लाइन डली है, इसके कई लोगों के घर में कनेक्शन नहीं पहुँचे हैं, अभी पता ही नहीं है, कई जगह मिलान नहीं हुए हैं। और पार्ट 2 भी चालू होने वाला है, पहले का पता नहीं है। अब देखो आगे भगवान मालिक है, मेरे को लग रहा है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का। इस बार इधर क्या है, कोई काम काज नहीं हो रहा है। उनके पास जाओ कोई सुनता नहीं है। जब भी जाओ शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, इधर कोई आता नहीं है। कौन विधायक है इस तरह? इधर है प्रवीण पाठक। काम नहीं हो रहे? कोई काम नहीं है, ना कोई सुनवाई है। चुनावी मुद्दा तो ऐसा कोई है नहीं है। वैसे जो चल रहा है काम वो बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसा बड़ा मुद्दा तो कोई है नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा ऐसा विधानसभा में ऐसा है नहीं है जिसके लिए अपन मतलब कोई ज़्यादा पॉपुलर। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो अभी देखो, सरकार अपनी जगह सही काम कर रही है और विधानसभा के नेता अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारे इस खास सियासी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।